नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। यूपीपीसीएस और आरओ एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट को हम कवर कर रहे हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अब तक मैं आपको 4 क्लासेस प्रोवाइड करा चुका हूं और पिछली क्लास में हमने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के तीसरे चरण, जिसे गांधी युग के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में चर्चा की थी। तो चीज़ों को जहां पर हमने पिछली क्लास में छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ते हुए आगे की कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में मैक्सिमम 2 क्लासेस और होंगी और आपका पूरा का पूरा जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों वाला पोर्शन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके यूपी पीएससी जो आयोग है यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न पूछता है। तो ये जो है आपका, चाहे पीसीएस की बात करें चाहे आरओ की बात करें, दोनों ही एग्जाम के लिए पूरी तरीके से यहाँ से समाप्त हो जाएगा। तो आज की क्लास की स्टार्टिंग हम करेंगे क्रांतिकारी आंदोलन के दूसरे चरण के साथ में। आप पहली बार चैनल पर आए हैं और यहीं से इस सीरीज को देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है, चीज़ों को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अभी मैं कह रहा था कि पिछली क्लास में हमने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के तीसरे चरण को डिस्कस किया था और आज की इस क्लास में हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, क्रांतिकारी आंदोलन के दूसरे चरण से। तो मैं आपको चीज़ों को एक बार रिकॉल करा देता हूँ ताकि समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत ना हो, है ना। तो पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा हमारा जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है, इसको 3 चरणों में हम बांटते हैं। पहला चरण प्रारंभ होता है कांग्रेस की स्थापना से। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। 1885 से लेकर के बंगाल विभाजन तक का समय, यानी 1905 तक की जो अवधि है 1885 से लेकर, इसको भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के प्रथम चरण की संज्ञा दी जाती है, या इसको उदारवादी युग भी कहा जाता है। 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है, बंगाल विभाजन के बाद में 1919 तक, यानी 1905 से लेकर के 1919 तक की जो समयावधि है, इसको भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का द्वितीय चरण कहा जाता है। इसको एक और उपनाम दिया जाता है उग्रवादी राष्ट्रीयता का युग, है ना। तो इसी से चीज़ को रिलेट कीजिए। वैसे ओवरऑल जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों का, तो उसके हिसाब से 1905 से लेकर के 1919 तक की जो अवधि है, ये उग्रवादी राष्ट्रीयता का युग कहा जाता है। एक तरह से इसको हम क्या कह सकते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण। ओवरऑल इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों का दूसरा चरण है, लेकिन क्रांतिकारी आंदोलनों का पहला चरण है, क्योंकि 1905 से पहले इस तरह की घटनाएं या हिंसक कार्रवाइयां क्रांतिकारियों के द्वारा देखने को नहीं मिलती थी, क्योंकि 1885 से लेकर के 1905 तक जो कांग्रेस के प्रारंभिक 20 वर्ष थे, उसमें कांग्रेस की जो नीतियां थीं वो अत्यंत उदारवादी थी। यानी वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए जो है एक तरह से कह सकते हैं विनती जो है किया करते थे, प्रार्थना पत्र दिया करते थे, शिष्टमंडल भेजा करते थे ब्रिटिश सरकार के समक्ष, जो भी उनकी डिमांड होती थी उनसे रिलेटेड। तो इस काल में बहुत ज़्यादा इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं हुई, कोई हिंसात्मक घटनाएं नहीं हुई। 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है तो कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा जो होता है वो भड़क उठता है ना। तो क्योंकि अंग्रेज़ों ने बंगाल विभाजन से कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के बीच में एक दरार पैदा करने का, एक विभाजन पैदा करने का यहाँ पर प्रयास किया था। तो यहाँ से क्रांतिकारी घटनाएं जो है प्रबल रूप से स्टार्ट हो जाती हैं। तो 1905 से लेकर के 1919 की समयावधि पूरे के पूरे क्लासिफिकेशन के हिसाब से एक तरह से इसको क्या कह सकते हैं हम, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का द्वितीय चरण और क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण। तो एक बार जो पहला चरण था वो 1905 से 1919 तक रहा। उसके बाद में फिर दोबारा से जब आपका जो गांधी एरा आता है 1919 के बाद से जो स्टार्ट होता है, महात्मा गांधी जो है आंदोलनों के रूप में जो है अपनी क्रियाएं यहाँ पर ज़्यादा तरीके से संचालित करते हैं। गांधी जी कह सकते हैं समाज में उनकी एक छवि बनना स्टार्ट होती है, उनको एक लीडर के रूप में वहाँ से मान्यता मिलना स्टार्ट होती है। लेकिन असहयोग आंदोलन जब असफल होता है, असहयोग आंदोलन जब असफल होता है तो उसके बाद में फिर दोबारा से जो उस टाइम पर भारत का युवा वर्ग था वो फिर दोबारा से इस चीज़ से कटने लगता है और वो यह मानने लगता है कि इस तरीके से जो काम किए जा रहे हैं, जो काफ़ी समय से जो है नेता करते चले आ रहे हैं, इस तरीके से भारत को आज़ादी नहीं दिलाई जा सकती है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमको हिंसात्मक कार्रवाई की जो है आवश्यकता होगी, हमको क्रांतिकारी तरीका जो है भारत में भारत को आज़ाद कराने का अपनाना पड़ेगा। तो यहाँ से जो है क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण स्टार्ट होता है। अगर इसको हम समयावधि के आधार पर अगर डिवाइड करें तो जैसे आपको यहाँ से इसको मान सकते हैं कि 1924 से जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है, 1924 से लेकर के 1934 तक का मोटा मोटा एक आइडिया आप लगा लीजिए। ये जो 10 साल हैं 1924 से लेकर के 1934 तक के, ये जो 10 साल हैं ये क्रांतिकारी आंदोलन के दूसरे चरण के रूप में देखे जा सकते हैं। तो ये एक भूमिका हो गई। यहाँ पे आपको जो चीज़ें हैं वो मैं आशा करता हूँ समझ में आ गई होंगी।
होगी। तो क्रांतिकारी आंदोलन के दूसरे चरण के प्रादुर्भाव के कारण क्या थे? तो सबसे पहला कारण था कि महात्मा गांधी का जो असहयोग आंदोलन था, वो जिन उद्देश्यों को लेकर के स्टार्ट किया गया था, वो अपने उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति नहीं कर सका। जिन गोल्स को लेकर के, जिन लक्ष्यों को लेकर के स्टार्ट किया गया था, वो पूरी तरीके से उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहा। देश में राजनीतिक गतिविधियों का अभाव इस टाइम पर देखने को मिला। रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की, इसमें जो देश जिनके नाम आप यहाँ पे देख रहे हैं, चाहे रूस की बात करें, चाइना की, आयरलैंड की, तुर्की की, इनमें क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे या जो विद्रोह हो रहे थे, उनसे कहीं ना कहीं भारतीय तत्कालीन युवा वर्ग को प्रेरणा मिलती है और वो ये महसूस करने लगते हैं कि जिस तरीके से इन देशों में लोगों के द्वारा आंदोलन चला करके या विद्रोह करके अपनी स्वतंत्रता के अधिकारों को जो है छीनने का प्रयास किया गया है, तो यही तरीका हम अपना करके अंग्रेज़ों को भारत से भगा सकते हैं। तो इस तरीके से वहाँ से भी एक इंस्पिरेशन जो है भारतीय युवा वर्ग को मिलती है और यहीं से वे हिंसात्मक तरीके से ब्रिटिश शासन को उखाड़ने का प्रयास करते हैं, है ना। तो इसकी शुरुआत जनरली कहाँ से होती है? 1924 में कानपुर में शशीन्द्रनाथ सान्याल और योगेश चटर्जी के द्वारा एक संगठन बनाया जाता है जिसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है, HRA के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या था कि अहिंसावाद की निरर्थकता के प्रति जागृति फैलाना। मतलब जो गांधी जी की अहिंसावादी नीति थी कि लड़ना नहीं है, कोई एक थप्पड़ आपको मारे तो दूसरा गाल उसके सामने कर देना है ना। तो सत्य और अहिंसा का जो मार्ग है वो बिल्कुल किसी काम का नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ सर, गांधी जी की नीतियाँ थी वो अलग थी, उनका जो है एक अलग ही मोटिव है, उनको एक अलग ही दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। उसको अगर आप बात करेंगे तो वो एक अलग लेवल की चीज़ हो जाती है। लेकिन ये जो युवा वर्ग था उस टाइम का भारत का, वो ये सोचता था कि अहिंसावाद की जो नीति है ये निरर्थक है, इससे किसी भी प्रकार का परिणाम हमें प्राप्त नहीं होगा। तो इस निरर्थकता के प्रति लोगों के बीच में एक अवेयरनेस फैलाने के लिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य था कि प्रत्यक्ष रूप से कार्यवाही करना और भारत से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए या स्वतंत्रता प्राप्त के लिए क्रांति की आवश्यकता का प्रदर्शन करना। इसके साथ साथ क्योंकि ये सारी चीज़ें, सारी गतिविधियां हैं, ये की जानी थी, तो इसके लिए कहीं ना कहीं हथियारों की भी आवश्यकता थी। और हथियारों को खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता थी? धन की आवश्यकता थी। धन का एकत्रण कहाँ से किया जाना था? कि धन का एकत्रण करने का निर्णय इन्होंने लिया था कि जो भी सरकारी कोष हैं, ब्रिटिश सरकार के जो भी खजाने हैं, उनको लूट करके जो है इस अपने जो लक्ष्य को लेकर के चल रहे थे, जो क्रांतिकारी आंदोलन का इनका जो लक्ष्य था, उसकी प्राप्ति किससे हो सकती है? उसी धन से हो सकती है। तो सरकारी कोषों को भी इस टाइम पर लूटा गया और इसी संबंध में 9 अगस्त 1925 को एक बहुत ही फेमस घटना होती है, काकोरी कांड, है ना। इस काकोरी कांड में कौन कौन सम्मिलित था? रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, ये सभी लोग हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से ही संबंधित थे, है ना। तो ये जो है काकोरी कांड, ये लखनऊ के पास में काकोरी स्थान पड़ता है। वहाँ पर जो एक ट्रेन जा रही थी, उस ट्रेन में ब्रिटिश सरकार का खजाना था, उसको हथियारों के लिए, यानी हथियारों को खरीदने के लिए उनको धन की आवश्यकता थी, तो उस धन की प्रतिपूर्ति के लिए उस ट्रेन को लूटा गया। तो उसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, इनको जो है फांसी की सज़ा दी गई। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ पे हुई? तो ये गोरखपुर में इनको दी गई। अशफाक उल्ला खां को फैज़ाबाद, अयोध्या में दी गई। रोशन लाल को नैनी, इलाहाबाद में पड़ता है, और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में जो है फांसी की सज़ा दी गई। इसके बाद में आता है आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको HSRA के नाम से भी जाना जाता है। 10 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में इसकी स्थापना होती है चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। इस एसोसिएशन के कुछ अन्य नेता जिनके नाम आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, जैसे विजय कुमार सिन्हा, शिव शर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, सुखदेव और भगवती चरण बोहरा, ये जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख नेताओं में देखे जाते हैं। 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या होती है ना। किसके द्वारा होती है? भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरु के द्वारा। इनके द्वारा सैंडर्स की हत्या करने के पीछे क्या कारण था कि 30 अक्टूबर 1928 को, यानी जो साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, उस समय पर लाला लाजपत राय पर सैंडर्स के आदेश पर लाठीचार्ज किया गया था, जिसकी वजह से आगे जा कर के उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या राजगुरु थे, तो ये काफ़ी रुष्ट थे, क्योंकि ये लाला लाजपत राय को काफ़ी ज़्यादा मानते थे। इस वजह से इनके द्वारा 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है।
8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड होता है। यहाँ पर भगत सिंह और इनके साथी बटुकेश्वर दत्त के द्वारा जो सभा हो रही थी, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बैठक चल रही थी उसमें बम फेंका गया था। और जिस समय पर यह बम फेंका गया उस समय सभा में पब्लिक सेफ्टी बिल और व्यापार विवाद विधेयक पर बहस चल रही थी। इनका जो उद्देश्य था वो किसी भी व्यक्ति को क्षति पहुंचाना नहीं था, किसी भी व्यक्ति को मारना नहीं था। इनने जो बम वाला कांड किया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो इन्होंने बम फेंका था, इसके साथ साथ इन्होंने कुछ पर्चे भी वहाँ पर उड़ाए थे। और उन पर्चों पे क्या लिखा हुआ था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है, गूंज की ज़रूरत होती है, और स्वयं ही गिरफ्तारी दे दी थी, है ना, भागे नहीं थे वहाँ से। तो ये कहीं ना कहीं इनका जो उद्देश्य था इस काम को करने के पीछे, चाहते तो ये भाग भी सकते थे वहाँ से, लेकिन न भाग करके इन्होंने एक क्या मैसेज देने का प्रयास किया कि हम अगर गिरफ्तार होंगे तो कहीं ना कहीं जो भारत का यूथ है, उस टाइम का जो भारत का युवा वर्ग है, वो कहीं ना कहीं जो है इससे प्रेरणा लेगा और एक संगठन के रूप में ब्रिटिश सरकार के प्रति उठ खड़ा होगा। इस वजह से इन्होंने स्वयं जो है सरकार को गिरफ्तारी दी थी। लाहौर षड्यंत्र मुकदमा 1929, ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की गिरफ्तारी के बाद में इनके अलावा जो अन्य HSRA के नेता थे वो भी गिरफ्तार करे गए और उन पर केस चलाया गया, जो कि लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। 1929 में ये चलाया गया था, इसको याद रखिएगा। कैदियों द्वारा, यानी जो कैदी जो है जेलों में बंद करे गए थे, उन कैदियों के द्वारा खुद को राजनीतिक बंदी का दर्जा पाने के लिए भूख हड़ताल की गई। इस भूख हड़ताल में सबसे प्रमुखता के साथ में जतिन दास का नाम लिया जाता है। जतिन दास ने 64 दिन तक जो है अनशन करा था, भूख हड़ताल करी थी, और 64वें दिन 13 दिसंबर 1929 को इनका देहांत हो गया था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद की भी मृत्यु हो जाती है। ये अल्फ्रेड पार्क में अपने किसी साथी के साथ में चर्चा कर रहे थे, तभी वहाँ पर किसी ने खबर दे दी और जो है पुलिस वहाँ पर आ जाती है। और जैसा कि इन्होंने संकल्प लिया था कि मैं जब तक जीवित हूँ मैं तब तक अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आऊँगा, तो जब इन्होंने ये देखा कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और मैं यहाँ से बच नहीं सकता हूँ, तो इन्होंने अपनी जो पिस्टल थी उसी से खुद को गोली मार करके अपनी आत्महत्या कर ली थी। HSRA ने यशपाल को अपना नेता चुना, यानी जब चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो था उसने यशपाल को जो है अपने लीडर के रूप में चुना था। 23 जनवरी 1932 को ये भी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और इनको 14 साल की सज़ा दे दी जाती है। लेकिन इसी समय पर क्या होता है कि 1937 में यूपी में कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल है वो स्थापित हो जाता है, और इस कांग्रेस के मंत्रिमंडल में जो CM बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, वो बनते हैं गोविंद बल्लभ पंत। हालांकि ये जो मुख्यमंत्री नाम मैं बता रहा हूँ, ये उस टाइम पर मुख्यमंत्री इनको नहीं कहा जाता था, इनको प्रधानमंत्री ही कहा जाता था। यानी जो राज्यों के मुखिया होते थे, जैसे आज आप राज्यों में देखते हैं तो राज्यों के CM होते हैं, उस टाइम पर जो प्रांत थे उन प्रांतों का जो नेता होता था उसको प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता था। तो एक तरह से आप इसको प्रधानमंत्री कह सकते हैं प्रांत के हिसाब से, लेकिन इसका अर्थ जो है आप मुख्यमंत्री के संदर्भ में ही लगाएंगे। तो 1937 में यूपी में कांग्रेस मंत्रिमंडल स्थापित हो जाता है, ठीक है, संयुक्त प्रांत में। और इसके जो पहले CM बने थे वो गोविंद बल्लभ पंत बने थे। गोविंद बल्लभ पंत ने जो यशपाल जो गिरफ्तार करे गए थे 23 जनवरी 1932 को, इन्हें जेल से छुड़वा दिया था। 1926 में नौजवान सभा की स्थापना होती है पंजाब में, और नौजवान सभा की स्थापना किसने करी थी? भगत सिंह और छबीलदास और यशपाल के द्वारा, है ना। मुख्य रूप से ऑप्शन अगर इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ आता है नौजवान सभा के बारे में, तो इसमें मुख्य रूप से जो ऑप्शन है वो आपको भगत सिंह लगाना है, याद रखिएगा। इसके बाद में बात करते हैं बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में। जो अनुशीलन और युगांतर जैसी समितियां थीं वो एक बार फिर से सक्रिय होने लगती हैं, फिर दोबारा से काम करने लगती हैं। कुछ नए संगठन भी बनाए जाते हैं, जैसे BV पार्टी बनाई गई थी, बंगाल वॉलंटियर्स जो है इसका पूर्ण नाम था। ये BV पार्टी जो थी हेमचंद्र घोष और लीला नक के द्वारा बनाई गई थी। इसके अलावा अनिल राय के द्वारा श्री संघ नामक एक संगठन बनाया गया था। तो ये जो पुरानी संस्थाएं थीं जो धीरे धीरे इनका जो एक तरह से कह सकते हैं एक्टिविटीज़ थोड़ी सी कम हो गई थी, वो इन सारी घटनाओं को देख करके दोबारा से सक्रिय होने लगती हैं। CR दास की मृत्यु के बाद में कांग्रेस नेतृत्व दो खेमों में बट जाता है। एक तो ये आपको पता होगा कि 1907 के सूरत अधिवेशन में विभाजन हुआ था, गरम दल नरम दल में।
तो जब चित्तरंजन दास की मृत्यु होती है तो उसके बाद में कांग्रेस का जो नेतृत्व था, यानी जो बड़े नेता थे, दिग्गज नेता थे, वो कहीं ना कहीं अपनी जो एक आइडियोलॉजी थी, अपनी जो सोच थी, उसको लेकर के फिर दोबारा से इनमें मतभेद होते हैं। मतलब उद्देश्य सबका यही था कि भारत आज़ाद हो, लेकिन तरीके जो है सबके अलग अलग थे। तो एक गुट जो होता है उसका नेतृत्व करते हैं सुभाष चंद्र बोस, और दूसरा गुट जो होता है उसका नेतृत्व करते हैं जे.एम. सेनगुप्त। तो सुभाष चंद्र बोस वाला जो गुट था वो कौन सा गुट था? जो युगांतर जो है संगठन से जुड़ा हुआ था। और जे.एम. सेन वाला जो संगठन था वो आपका अनुशीलन गुट को मानने वाला जो एक समूह था, है ना। तो इस तरीके से कांग्रेस नेतृत्व जो होता है वो दो खेमों में बढ़ जाता है। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो इसमें एक सबसे प्रमुख जो घटना आती है वो आती है चटगांव शस्त्रघात हमला जो है 18 अप्रैल 1930 को। ये किसके नेतृत्व में किया गया था? सूर्य सेन के नेतृत्व में। इनको मास्टर दा के उपनाम से भी जाना जाता है। 16 फरवरी 1933 को सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया। 12 जनवरी 1934 को इनको फांसी दे दी गई। दिसंबर 1931 में कोमिल्ला की दो स्कूली छात्राओं ने शांति घोष और सुनीति चौधरी जिनका नाम था, उन्होंने वहाँ के जिलाधिकारी की हत्या कर दी थी। फरवरी 1932 में बीना दास जो है इसने बंगाल के गवर्नर को गोली मार दी थी, है ना। तो ये जो है विशेष रूप से जैसे आप प्रश्न देखेंगे यूपी पीसीएस में या आरओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो वहाँ पर चटगांव शस्त्रागार की केवल आपको डेट और ये किसके नेतृत्व में संचालित किया गया था, इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से बने हैं, कई बार बने हैं। तो सूर्य सेन इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। 18 अप्रैल 1930 को ये हमला किया गया था। इसके अलावा आप ये भी याद रखेंगे कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने करी थी? ये भी सूर्य सेन के द्वारा की गई थी बंगाल में। साइमन कमीशन 1919 का जो एक्ट आया था, 1919 का जो अधिनियम आया था जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, इसमें एक प्रावधान किया गया था कि जब ये एक्ट आएगा 1919 में, इसके बारे में हालांकि मैं आपको पहले भी थोड़ा सा बता चुका हूँ, तो 1919 के जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए थे इसमें एक प्रावधान ये भी था कि इस अधिनियम के प्रभाव में आने के 10 वर्ष के बाद में इसकी समीक्षा की जाएगी और इसकी समीक्षा के लिए एक समिति का, एक कमीशन का गठन किया जाएगा। 1929 में ब्रिटेन में चुनाव थे और इन्हीं चुनावों के कारण ये जो कमीशन था ये 2 साल पहले ही जो है इसको ले आया गया। कायदे से इसको 1929 में आना था, लेकिन 8 नवंबर 1927 को ही इसकी घोषणा कर दी गई। 3 फरवरी 1928 को ये बम्बई पहुंचता है। और जो साइमन थे, ठीक है, ये हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटेन का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसकी लिबरल पार्टी से संबंधित थे। 27 मई 1930 को इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करी। इससे जुड़ी हुई कुछ और भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हालांकि ये जो साइमन कमीशन की हम बात कर रहे हैं इसकी काफ़ी सारी आलोचना हुई थी, आपको पता ही है। लाला लाजपत राय पर जो लाठीचार्ज हुआ था वो भी साइमन कमीशन से जुड़ा हुआ था, उसका ये विरोध कर रहे थे। तो कई जगहों पर भारत में साइमन कमीशन का विरोध किया गया, लेकिन फिर भी ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके कई सारे प्रावधान बाद के 1935 का जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आता है, भारत शासन अधिनियम आता है, उसमें शामिल किए गए। मतलब साइमन कमीशन के बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे थे जो 1935 के अधिनियम में देखने को मिलते हैं। भीमराव अंबेडकर जो थे ये बम्बई में साइमन कमीशन के सहयोग के लिए बनाई गई कमेटी के सदस्य बने थे। शिव स्वामी अय्यर ने इस साइमन कमीशन को रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक बताया था। इसके बाद आती है आपकी नेहरू रिपोर्ट 1928। बैकग्राउंड इसका देखेंगे कि कांग्रेस जो है उसने साइमन कमीशन के बहिष्कार का आह्वान किया। भारत सचिव उस टाइम पर थे बर्किनहेड। बर्किनहेड ने भारतीयों के समक्ष एक चैलेंज रखा। ये चैलेंज क्यों रखा गया था? क्योंकि जो कांग्रेस थी वो साइमन कमीशन का बहिष्कार कर रही थी, वो इसकी जो भी कह सकते हैं संस्तुतियां थी उसको मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो बर्किनहेड ने एक चैलेंज रखा भारतीयों के सामने कि जिसको नहीं मान रहे हो तो क्या आप अपना कोई संविधान बना सकते हो, है ना। क्या आप ऐसा कोई नियम बना सकते हो, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म कर सकते हो जिससे सभी दलों की सहमति प्राप्त हो? इस तरीके की चुनौती रखी। इस चुनौती को कांग्रेस के द्वारा स्वीकार किया गया और कांग्रेस ने 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया। 10 मई 1928 को दोबारा बैठक होती है इसकी बम्बई में, जिसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर अंसारी। और इसी बैठक में 10 मई 1928 की बैठक में 9 व्यक्तियों की एक कमेटी नियुक्त की जाती है जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। और 10 अगस्त 1928 को ये रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाती है ना। इसी को नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है क्योंकि ये नेहरू यानी मोतीलाल नेहरू के द्वारा ही जो है इसको प्रेजेंट किया गया था।
हालांकि इस नेहरू रिपोर्ट को कांग्रेस जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग के नेताओं के द्वारा इसको स्वीकार नहीं किया गया था, इसको अस्वीकृत कर दिया गया था। और इसके ऊपर यानी एक तरह से इसकी जो नेहरू रिपोर्ट के बारे में हम बात करें, इसकी मांगों को अस्वीकार करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी खुद की कुछ मांगें प्रेजेंट करी थी, जिन्हें 14 सूत्रीय मांगों के नाम से जाना जाता है, मार्च 1929 में। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके बाद में आता है आपका लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 1929 में यह अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष गांधी जी चुने गए थे, लेकिन उन्होंने अपने स्थान पर जवाहरलाल नेहरू को इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया था। यह अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है और लगभग हर वर्ष यहाँ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लाहौर अधिवेशन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, 1929 में हुआ। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, हालांकि पहले गांधी जी को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इसी अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की जाती है, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय भी इसी लाहौर अधिवेशन में लिया था। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। इसी वजह से 26 जनवरी की जो तिथि है, इसी तिथि को हमारा संविधान जो है 1950 में जाकर के लागू किया गया था। गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगें जो इन्होंने रखी थी 31 जनवरी 1930 को, इनका एक पत्र था यंग इंडिया। इस यंग इंडिया पत्र के माध्यम से इन्होंने वाइसराय लॉर्ड इरविन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड के समक्ष कुछ मांगें रखी थी। ये मांगों को ही 11 सूत्रीय मांगों के नाम से जाना जाता है। हालांकि इन मांगों के एक तरह से कह सकते हैं प्रत्युत्तर के रूप में या इन पर कोई प्रतिक्रिया न देते हुए सरकार ने किसी भी प्रकार का कोई सकारात्मक रुख इन पर नहीं अपनाया था। इसी वजह से गांधी जी ने 14 फरवरी 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का जो है वो निर्णय ले लिया था, है ना। तो अब यहाँ से आपका आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-31। ब्रिटिश सरकार के प्रति अहिंसात्मक ढंग से असहयोग की नीति सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में देखी जाती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी दांडी मार्च से, ठीक है। दांडी मार्च जो स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा, यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी एक स्थान पड़ता है गुजरात के नौसारी जिले में, वहां तक जो है यात्रा करी गई थी। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच करके गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। ये नमक कानून का मतलब क्या है कि इस टाइम पर ब्रिटिश सरकार ने नमक पर भी जो है टैक्स लगा दिया था और भारतीयों को नमक बनाने की अनुमति नहीं थी। तो अब इसको नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है ना। तो ये नमक से इस चीज़ का क्या कनेक्शन है? ये नमक से इसका नाम इसलिए जोड़ा गया, कहीं ना कहीं इसको आप विजुलाइज करके देखिए, क्योंकि नमक ऐसी चीज़ है जो कि सभी की एक मूलभूत आवश्यकता है। मतलब जहाँ नमक की बात आती है वहाँ पर ना कोई गरीब देखा जाता है, ना कोई अमीर देखा जाता है। जैसे आज भी आप देखें तो आप भी सब्जी में नमक खाते होंगे और जो अंबानी है वो भी सब्जी में नमक खाता होगा। तो इसको नमक के नाम से इसलिए जोड़ा गया ताकि सभी लोग, चाहे वे किसी भी वर्ग के हैं, चाहे वे किसी भी लेवल के आदमी हैं, सभी के सभी लोग कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट कर पाएँ। इस वजह से इसको नमक से जोड़ा गया। तो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से ये यात्रा प्रारंभ होती है। दांडी पहुंचते हैं गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को और वहाँ पर सामूहिक रूप से नमक कानून तोड़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना, यानी जो दांडी यात्रा थी गांधी जी की, जो कि साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक जो उन्होंने तय करी थी, सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा को नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से इसकी कंपेयरिंग करी, इसकी तुलना की। पश्चिमोत्तर प्रांत में पेशावर में जो है इसका नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा किया गया। मतलब जो असहयोग आंदोलन था, इसके बारे में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से चल रहा था। हाँ, जो मतलब अलग अलग हिस्से थे उसमें मान करके चलिए कहीं पर कोई लोकल मुद्दा है तो उसी लोकल मुद्दे को एक तरीके से उन्होंने एक अपना आधार बनाते हुए इस आंदोलन में सम्मिलित होने का निर्णय लिया था। तो इसी तरीके से जो पश्चिमोत्तर प्रांत है, पेशावर में विशेष रूप से इसका जो नेतृत्व किया था वो खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा किया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना भी करी थी। खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में वहाँ पर जो आंदोलन चलाया गया उसको लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। लाल कुर्ती दल ने गफ्फार खान को फ़क्र ए अफ़गान की उपाधि भी दी थी। इसके साथ साथ इन्होंने
पख्तून नामक पत्रिका निकाली, जिसका एक दूसरा नाम दश रोजा भी है। पख्तून पत्रिका और 10 रोजा एक ही बात है। गफ्फार खां को बादशाह खां भी कहा जाता है। जिन्ना ने गफ्फार खां को जंगी पठानों के हिंदूकरण और उन्हें नपुंसक बनाने की संज्ञा दी थी। ये जो है जिन्ना के विचार थे खान अब्दुल गफ्फार खां के प्रति। पूर्वोत्तर क्षेत्र में यह जियाल रंग आंदोलन के नाम से जाना गया। यहाँ पर जो नागा थे, नागाओं के द्वारा यदुनाग के नेतृत्व में, यदुनाग नामक व्यक्ति के नेतृत्व में यह आंदोलन जो है चलाया गया। बाद में यानी यदुनाग के बाद में इनकी बहन थी जिनका नाम था गैडिनल्यू, इन्होंने कमान संभाली थी इस आंदोलन की, और गैडिनल्यू को ही जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दी थी, है ना। बम्बई में इस आंदोलन का जो सबसे प्रमुख केंद्र था वो धरसना था। दक्षिण भारत में बात करें तो राजगोपालाचारी की एक यात्रा उनके द्वारा की गई थी तिरुचिनापल्ली से लेकर के और बदोखियम तक। वाइकोम सत्याग्रह के जो नेता थे के केलप्पन और टी के माधवन, इनके साथ में कालीकट से पयानूर तक की यात्रा की और नमक कानून यहाँ पर उन्होंने तोड़ा था राजगोपालाचारी ने, है ना। तो जिस तरीके से गांधी जी ने साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ करते हुए दांडी में जाकर के नमक कानून तोड़ा, इसी तरीके से राजगोपालाचारी ने, जो वाइकुम सत्याग्रह के नेता थे केलप्पन और माधवन, इनके साथ में कालीकट से अपनी यात्रा स्टार्ट करी और कहाँ तक गई ये यात्रा, पयानूर तक, और वहाँ पर इन्होंने भी नमक कानून को तोड़ा था। तो इस आंदोलन की सबसे प्रमुख खासियत यह है कि असहयोग आंदोलन जो है मुख्य रूप से तो असहयोग के नाम से ही चलाया जा रहा था, लेकिन देश के विभिन्न हिस्सों में, देश के अलग अलग क्षेत्रों में लोगों के जो भी स्थानीय मुद्दे थे, उन्हीं स्थानीय मुद्दों को आधार बनाते हुए उन्होंने इस आंदोलन में जो है पार्टिसिपेट किया, इसमें प्रतिभाग किया। इसके बाद में आता है आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1931 तक जो है इसका समय माना जाता है। ये जेम्स पैलेस लंदन में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, रैमजे मैकडोनल्ड के द्वारा की गई। इसमें 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसकी पृष्ठभूमि को देखें कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाया गया, तो साइमन कमीशन की सिफारिशों को आपको पता है कि कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था। तो इससे कहीं ना कहीं एक असंतोष की भावना फैल गई थी, एक असंतोष का वातावरण था, और इसी असंतोष के वातावरण को कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे। गोलमेज मतलब ये नाम आपको पता है, गोलमेज का मतलब गोल ही मानिए आप, गोल मतलब राउंड, मेज का मतलब टेबल, तो इनको अंग्रेजी में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। तो 89 प्रतिनिधियों ने पहले गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। इस 89 प्रतिनिधियों में जो दलित वर्ग था उसका नेतृत्व किसने किया था, उसके प्रतिनिधि कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सिखों के प्रतिनिधि थे सरदार संपूर्ण सिंह। ये यहाँ से क्वेश्चन जो है पीसीएस के प्रीलिम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। ये सिखों से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन है कि जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें सिखों का नेतृत्व किसने किया था, उनके प्रतिनिधि कौन थे, तो संपूर्ण सिंह। तो इस तरीके से इनके नाम याद रखेंगे। हिंदू महासभा, इसका नेतृत्व किसने किया, जयकर एवं बीएस मुंजे। आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि थे केटी पॉल। देसी रियासत इसमें 16 थी। मुस्लिमों की तरफ से आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, फजलुल हक और मोहम्मद शफी, ये लोग जो है प्रतिनिधि के रूप में आपके पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। और उदारवादी नेताओं की अगर बात करें तो सीवाई चिंतामणि और टीवी सप्रू जो है वो पहले गोलमेज सम्मेलन में उदारवादियों की तरफ से शामिल हुए। महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस ने पहले गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारतीय नरेशों के द्वारा ब्रिटिश भारत में सम्मेलन होने का प्रस्ताव जो है इसमें रखा गया। इसके साथ साथ जो भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव थे, मुस्लिम प्रतिनिधि थे, उनके द्वारा एक पृथक निर्वाचन मंडल की मांग जो है पहले गोलमेज सम्मेलन में की गई थी। तो जब मुस्लिमों ने अपने लिए अलग से निर्वाचन मंडल की मांग की तो इसी को ध्यान में रखते हुए अंबेडकर ने भी दलित वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की मांग कर दी। 26 जनवरी 1931 को जो है इरविंग जो वाइसराय थे, इन्होंने गांधी जी को रिहा कर दिया था जेल से। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट होता है, समझौता होता है, जिसको दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। जो गांधी इरविन समझौता था, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा इसका बहुमत से स्वागत किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं वामपंथी लेफ्टिस्ट जो थे और युवा वर्ग जो था भारत का, उसमें कहीं ना कहीं इस समझौते को लेकर के असंतोष था। इसके साथ साथ सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी गांधी इरविन समझौते की आलोचना की गई। के.एम. मुंशी ने इस समझौते को भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग प्रवर्तक घटना कहा था। तो मार्च 1931 में कराची में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल,
और यहाँ पर जो गांधी जी गए थे उनको युवाओं के द्वारा काले झंडे दिखाए गए थे। और मार्च 1931 के कांग्रेस के इस कराची के विशेष अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज के साथ जो है समझौते को स्वीकार कर लिया गया था। गांधी जी ने इसी अधिवेशन में ये कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता। ठीक है, तो ये हो गया आज का सेशन। आज की जितनी भी प्रमुख घटनाएं थी उसमें से जो मैक्सिमम जो कह सकते हैं फैक्ट्स पूछे जाते हैं उन सभी को मैंने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है। और बाकी की जो चीज़ें बचेंगी उनको हम क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे, क्योंकि आपको पता है मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी जो वीडियो है वो आपको जो है मुझे प्रोवाइड करनी है, क्योंकि प्राचीन और मध्यकालीन भारत के सभी प्रश्नों को मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। वर्ल्ड ज्योग्राफी प्रोवाइड कर चुका हूँ, इन्वायरमेंट इकोलॉजी प्रोवाइड कर चुका हूँ, है ना। और भौतिक और रसायन के जितने भी प्रश्न थे 2001 से लेकर के 2021 तक के, जो कि यूपीपीएससी के आरओ एग्जाम में पूछे गए थे, वो भी जो है मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो जो भी बची हुई चीज़ें हैं उनको बहुत जल्दी मैं यहाँ से कवर करा रहा हूँ। फिर आगे का क्या प्लान रहेगा वो मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से और क्या क्या चीज़ें मुझे यहाँ से आपको कंप्लीट करानी है। बाकी स्ट्रेटजी वाली वीडियो मैंने बता दी है कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कौन सी सोर्स का इस्तेमाल करना है, तो वो सारी चीज़ें आप तक पहुँच चुकी होंगी, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल आंख बंद करके उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप उतना फॉलो कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।